Hello aspirants, welcome to Daily News Analysis. Today the date is 14th February. आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था. So remember that. And so let's get started. यहाँ पर फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर और सेंटर ने कहा है कि पॉसिबल नहीं है एमएसपी पे लॉ बनाना क्योंकि इनकी सबसे बड़ी डिमांड यही है कि एमएसपी अनाउंस करती है सेंटर वो ठीक है बट जस्ट गिव इट ए लीगल बैकिंग. इसे एक प्रॉपर लॉ बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग. क्यों? ताकि अगर कहीं भी कोई एमएसपी से नीचे इससे कम प्राइस पर परचेज करता है फार्मर का प्रोड्यूस तो वो अपने आप में एक क्राइम हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हार्डली इंडिया में 6% फार्मर्स ऐसे हैं जिन्हें एमएसपी का बेनिफिट मिल पाता है. राइट, तो उनकी डिमांड पूरी तरीके से गलत भी नहीं है बट एट द सेम टाइम नाउ कम टू डब्ल्यूटीओ. डब्ल्यूटीओ पर एक स्टॉक होल्डिंग, हमारी जो स्टॉक है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है, इसकी वजह से ट्रेड डिसरप्शन होते हैं. right? तो इस पे ऑलरेडी एक पीस क्लॉज स्टैब्लिश किया गया है कि अभी के लिए चलिए इस पर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे. बट अल्टीमेटली इसका जब तक कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, परमानेंट सॉल्यूशन जब तक नहीं निकल जाता तब तक हम लोग इसे पीस क्लॉज की तरह ही चलाएंगे. बट अगर हम इस तरह की लीगल बैकिंग देते हैं तो वो कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ को भी काउंटर करेगी. डब्ल्यूटीओ के जो प्रोविजन है उसको भी काउंटर करेगी. इसलिए यहाँ पर ये जो किसान मोर्चा है इनकी एक डिमांड ये भी है कि इंडिया डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल जाए और जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो सब भी कैंसिल कर दिए जाएं. तो ये डिमांड तो ऐसी हैं जो नहीं मिलने वाली हैं बट मे बी एमएसपी पे लॉ शायद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. मैंने आपसे कहा था ये आप डिसाइड कर सकते हैं. ओके, सेकंड इज कुछ डिमांड इनकी ऐसी भी है जो जेन्युइन भी है, लाइक पेंशन देनी चाहिए फार्मर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन लेबरर्स को जो अभी तो एग्रीकल्चर फील्ड में लेबर का काम कर पा रहे हैं बट जैसे जैसे ओल्ड होंगे 60-70 उस टाइम पर उनके पास कोई इनकम का सोर्स रह नहीं जाता है. अरे, तो उनको एक पेंशन का प्रोविजन किया जाए, वो भी इनकी डिमांड में से है. टोटल इन लोगों ने 12 डिमांड्स रखी हैं गवर्नमेंट के सामने. बट कल हमने देखी भी थी इंडियन एक्सप्रेस में, बट पूरा याद करने की जरूरत नहीं है. इस 12 में से गवर्नमेंट जब नेगोशिएशन करेगी तो वो कितनी एक्सेप्ट करती है और कितनी नहीं वो जानेंगे हम नहीं एग्जाम के लिए. ओके, नाउ इंडिया ईएफटीए. ईएफटीए क्या है? ये है आपका यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन. इसके मेंबर्स याद रखने होंगे आपको: स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein एंड नॉर्वे. ये चार इसके मेंबर हैं जिनके साथ हम लोग एफटीए करना चाहते हैं. नाउ अब इसमें इन लोगों ने एक प्रोविजन डाला हुआ है, अभी तक एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है सिर्फ, उसमें से कुछ लीक हुए हैं कुछ प्रोविजन. तो उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि पेटेंट राइट्स को लेकर, तो अगर ये प्रोविजन जो कि गवर्नमेंट शायद अपनी इंडियन गवर्नमेंट एग्री कर ही जाएगी, इट कैन डिले द एक्सेस टू जेनेरिक वर्जन ऑफ पेटेंटेड ड्रग्स बाय मिनिमम ऑफ 6 years. तो इंडिया को हम कहते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. मोस्टली जब कोई न्यू ड्रग्स बनती है तो उसको 20 years के लिए पेटेंट राइट मिल जाते हैं, यानी कि उस कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं कि इस दवाई को सिर्फ वही बना सकती है. देन अंडर कंपल्सरी लाइसेंस रिजीम इंडिया या कोई भी कंट्री अपने यहाँ पर इन के जेनेरिक वर्जन बनाने की परमिशन दे सकती है. और ये जेनेरिक वर्जन टेस्ट में, एफिकेसी में, सब कलर में, सब चीज में सेम ही होते हैं बट ये काफी कम कॉस्ट पर आते हैं. जैसे एक कैंसर मेडिसिन है जो करीब उसका 1 महीने का डोज आपको 2.5 लाख रुपए तक पड़ता है बट उसका जब जेनरिक वर्जन आप लेते हैं तो वो हार्डली 8800 रुपीज का पड़ता है. राइट, तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है इससे. और याद कीजिए कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने अभी बीच में गाइडलाइन जारी की थी जहां पर उसने डॉक्टर्स को प्रेस्क्राइब किया था, मैंडेटरी कर दिया था डॉक्टर्स के लिए कि आप जेनेरिक ड्रग ही रेकमेंड करेंगे. ठीक है, फिर उसका कुछ विरोध हुआ और वो चीज वापस ले ली गई. चलिए वापस आते हैं इन कंट्रीज पर. स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein एंड नॉर्वे. अभी सिर्फ ड्राफ्ट स्टेज पर है इसलिए इतना ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है बट ये जो कंट्रीज बनाती हैं इस यूरोपियन ग्रुप को, इसको ध्यान रखना है. दूसरा, ये जो हम तैयार कर रहे हैं इनके साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसका कुछ प्रोविजन लीक हुए हैं जिसमें कहा गया है विद इन 6 months ऑफ द एग्रीमेंट बीइंग साइंड signatories should include a specific duration during which applicants seeking consent from their country's regulator to sell a drug would not rely on undisclosed test data to gain market approval for at least 6 years. राइट, तो 6 years तक आपको इन दवाई का जेनेरिक वर्जन डिले हो सकता है. अगेन अभी ड्राफ्ट स्टेज में है इसलिए ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है
बट फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि ये जो यूरोपियन ग्रुप है ये कौन कौन मिलके बनता है, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein एंड नॉर्वे। ओके, लेट्स गो फर्दर। सिटी न्यूज है, लेट्स स्किप दैम। ओके, ये एक अच्छा टॉपिक है, दैट क्वाइट डिप्लोमेसी। देखिए, क्वाइट डिप्लोमेसी, जैसे अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान की भी बात करेंगे और यहाँ पे हम मालदीव्स की भी बात करेंगे। पाकिस्तान, ठीक है, मालदीव्स और कनाडा की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के साथ जब भी कोई मीटिंग होती है तो पहले से ही हलचल मचने लगती है। डिप्लोमेटिक मीटिंग है, मीडिया पूरा दिखाने लगता है, वो एक प्रेशर आ जाता है दोनों ही कंट्रीज पे कि उनको आउटकम शो करना है, लेकिन कुछ इस तरह का आउटकम जहां पर दोनों ही एक विनर की तरह दिखाई दें, दोनों देश अपनी अपनी गवर्नमेंट को एक विनर के रूप में देखें। उसी तरीके से कनाडा, कनाडा में क्या हुआ, उसने निज्जर वाला जो केस था, निज्जर की किलिंग, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, उसकी किलिंग के मैटर को पब्लिकली रेज कर दिया अपने यहाँ पार्लियामेंट में अनाउंस करके। वो चाहता तो क्वाइटली इंडिया के साथ डिस्कस भी कर सकता था, नहीं, एक क्वाइट डिप्लोमेसी भी की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि मैटर और ज्यादा बढ़ गया। हमने उनके कुछ ऑफिशियल्स को अपने यहाँ से निकाल दिया, उन्होंने हमारे यहाँ के लोगों को वीजा देने से मना कर दिया, फिर हमने भी वीजा देने से मना कर दिया। ओके, तो कहीं ना कहीं जो क्वाइट डिप्लोमेसी के थ्रू हैंडल करना चाहिए था इशू को, उसको पब्लिक कर दिया गया। सिमिलरली मॉलडीव्स, मॉलडीव्स का भी जो इशू था, अब देखिए, एक तरफ तो ट्विटर पे लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, बॉयकॉट मॉलडीव्स, बॉयकॉट मॉलडीव्स, ठीक है, जिसको हम वॉल्फ डिप्लोमेसी कहते हैं। ये अच्छी चीज नहीं थी। उनके मिनिस्टर्स ने भी किया, फिर हमारे यहां से भी राइट विंग लोगों ने किया, वो ठीक नहीं था। जबकि हमारी गवर्नमेंट ने बजट में क्या किया, हमने तो बजट बढ़ा दिया मॉलडीव्स के लिए, 400 करोड़ की जगह हमने 700 करोड़ सैंक्शन कर दिए उनके लिए, राइट। क्योंकि मॉलडीव्स या किसी भी देश में गवर्नमेंट तो आती जाती रहेंगी, वो बदलती रहेंगी, बट वहां के लोगों के बीच आपके लिए क्या परसेप्शन होता है वो जरूरी है। ये गलती हमसे बांग्लादेश में होती है, और सिर्फ हमारी गलती नहीं है, वहां पर जो अपोजिशन पार्टी है, जो खालिदा जिया की, वो हमेशा एंटी इंडियन स्टांस लेती रही है, वो बहुत ही रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों को सपोर्ट करती है। इसलिए हमने पूरा टोटली वन साइडेड हम लोग चले गए मिस शेख हसीना के साथ। अब ये फैक्ट है कि कभी ना कभी वहां भी बदलेगी सरकार। देखिए, ये अभी तक इनके यहाँ पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं, ये बात यूके, यूएसए, यूएन वॉचडॉग भी कह चुका है, बट प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं क्योंकि इन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए लोग हाई स्कैंडल करप्शन में भी शामिल है। और यहाँ पर बांग्लादेश में जनता के बीच काफी एंटी इंडिया फीलिंग्स जनरेट होती जा रही हैं कि इंडिया जो डेमोक्रेसी की बात करता है, वो हमारे यहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट जिसने कहीं ना कहीं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी क्रिएट कर रखी है, उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है इंडिया। ठीक है, तो वहां भी हम लोग वही गलती कर रहे हैं। लेकिन कतर में देखिए कि हमने ये क्वाइट डिप्लोमेसी से कितना अच्छा अचीव किया कि हमारे लोग वहां पकड़े गए, रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स थे, इसराइल के लिए स्पाई कर रहे हैं ऐसे चार्जेस उन पर लगे, पहले उनको डेथ पेनल्टी दी गई, इसके बाद उसको कम्यूट कर दिया गया, एंड फाइनली अब रिलीज कर दिया गया। तो हमने अपने काउंसिलर एक्सेस, लीगल एक्सेस, ये सब प्रोवाइड करवाया उनको, दैट वाज गुड थिंग। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर ने इसको अपनी जो पर्सनल रैपो है वहां के लीडर्स के साथ, क्योंकि देखिए वहां पर है सब रॉयल रॉयल रूल चलता है कतर में। तो अगर आपकी वहां के रूलर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग है तो आउटकम आने के चांसेस ज्यादा बेटर होते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे डील करो, दैट इज वन थिंग, बट पर्सनल रैपो जो दोनों कंट्री के लीडर्स के बीच होती है, उसने इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। The release of 8 former Indian naval personnel from Qatar, कतर बेस्ड दारा टेक्नोलॉजीज के लिए ये वर्क करते थे, बट इन पर चार्जेस लगे कि ये स्पाइंग कर रहे हैं फॉर अ थर्ड कंट्री, इसराइल। तो इसमें गवर्नमेंट को बिल्कुल क्रेडिट मिलना चाहिए। दे प्रोवाइडेड द अक्यूज विद फुल लीगल सपोर्ट एंड काउंसिल, बट the Qatar case is timely reminder of the importance of quiet diplomacy at a time of brinkmanship and geopolitical conflict. आप पब्लिकली जब किसी चीज से डील करोगे, जैसे कनाडा ने गलती की, या पाकिस्तान के साथ जब भी हम मीटिंग करते हैं तो अनाउंस करके करते हैं कि फलाना समिट हो रहा है, उसकी साइडलाइन पर इंडिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे। नहीं करनी चाहिए, कुछ मीटिंग सीक्रेटली ही होनी चाहिए, या थोड़ा लो पिच के साथ ही होनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। ठीक है, नेक्स्ट इज Qatar is an important West Asian power with increased heft during Israel-Gaza conflict, क्योंकि कतर ही पूरा है जो मीडिएट कर रहा है। हमास की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी कतर में ही बेस्ड है, तालिबान की भी जो लीडरशिप थी वो कतर पे ही बेस्ड थी, यूएसए ने भी कतर के थ्रू ही मीडिएशन किया था तालिबान के साथ पहले, राइट। सो कतर इज एन इंपॉर्टेंट लोकेटर बिटवीन वेस्ट एंड द हमास।
कतर वॉज बॉयकॉटेड बाय द बाय गल्फ नेबर्स, ठीक है। इसको ना गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से निकाल दिया गया था कतर को। सऊदी अरेबिया का ये कहना था कि ये टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। तो कह सकते हो क्योंकि तालिबान का बेस है तो वो भी कतर में, पॉलिटिकल लीडर्स का बेस, हाँ मैं टेररिस्ट का बेस नहीं कह रहा हूँ, उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसका बेस, उनके लीडर्स यही मिलते हैं आपको। हमास के भी जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो यही मिलेंगे। तो कतर पे ये एलिगेशन लगते रहे कि टेररिज्म को प्रमोट करता है, इसलिए इसको गल्फ ऑपरेशन काउंसिल से निकाल दिया गया था। इंडिया की बात करें तो कतर के साथ हमने अभी हम अपनी 1/3 ऑफ द नेचुरल गैस कतर से लेते हैं, ठीक है। और अभी हमने साइन भी किया है इसके साथ $78 बिलियन एलएनजी डील लास्ट वीक, ठीक है, 20 साल के लिए, 28 से 48, 8 लाख से ज्यादा इंडियंस यहाँ पर वर्क करते हैं, ओके। और अराउंड अराउंड 3.5 मिलियन यानी 35 लाख कहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, यूएई में। मैंने आपके साथ यूएई में मेंस 450 में पूरा सेशन किया था, सारी चीजें समझाई हैं उसमें। तो ये क्रिटिकल रेमिटेंस का सोर्स भी है, जैसे पूरा यूएई है वैसे ही कतर भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। न्यू टेरिस डिसीजन नॉट टू सीक इंटरनेशनल इंटरवेंशन, ये एक अच्छा स्टेप था जो इंडिया ने लिया था। इंडिया चाहता तो इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकता था, जैसे कुलभूषण जाधव का केस था पाकिस्तान के साथ, इसको भी जासूसी के केस में अरेस्ट किया था पाकिस्तान ने, बट हम ये मैटर लेके गए इंटरनेशनल लेवल पर यूएन के पास कि ये पाकिस्तान को समझाइए, ठीक है। लेकिन कतर के केस में हमने ये नहीं किया, हमने इस इशू को इंटरनेशनलाइज नहीं किया, हमने सोचा कि हम बायलेटरली, वो भी एकदम क्वाइट डिप्लोमेसी के थ्रू इसको हैंडल कर लेंगे। तो ये फर्क था पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव वाले केस में और इस केस में। सेम कनाडा ने भी गलती की, निज्जर का केस वो हमसे पर्सनली हैंडल कर सकता था क्वाइटली, बट उसने उस चीज को पब्लिक किया। ऑलराइट, नाउ और ना ही हमने काउंटर करने की कोशिश की कतर के चार्जेस को किसी हार्श डिप्लोमेटिक काउंटर मेजर के थ्रू, हमने कोई काउंटर मेजर नहीं लिया, हमने उनसे पर्सनली डील किया, ओके। और फाइनली एक ऐसा आउटकम निकल के आया जो सेटिस्फैक्टरी रहा सभी के लिए। ऑलराइट, डोंट वेस्ट टाइम इन दिस सॉर्ट ऑफ आर्टिकल्स। इंडिया यूएई की बात है तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपके साथ पूरा, इसमें आर्टिकल में आई हुई हर चीज आपके साथ मेंस 450 प्लस में डिस्कस की जा चुकी है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, 2 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया एंड सभी के लिए ओपन भी रखा था मैंने उस लेक्चर को, क्योंकि दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई केप्ट इट ओपन, बट ओवरऑल मींस 450 सीरीज आपको ओपन नहीं मिल सकती, उसके अपने रीजंस हैं, इट टेक लॉट ऑफ टाइम एनर्जी एंड एफर्ट टू मेक देम, ओके। सो आई हैव केप्ट ए मिनिमम चार्ज ऑफ ₹1000 पर मंथ, बट दैट कवर्स एवरीथिंग, आपका करंट का सब कुछ कवर होता है उसमें, न्यूज़पेपर्स के साथ, ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ, ओके। एंड अगर आप पूरा एनुअली देना चाहते हैं तो दैट विल कम एट 6000 annually, okay, that will just cost you 500 monthly, all right, so it's your choice, but it will ultimately give you lot of returns. Now ये प्राइम मिनिस्टर की थर्ड विजिट है इन लास्ट 8 months, COP28 के टाइम भी मिले थे दोनों। शेख मोहम्मद ये G20 समिट के लिए इंडिया आए थे एज वन ऑफ द स्पेशल इन्वाइटी, और इनको हमने जनवरी, इसी साल जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में एज अ चीफ गेस्ट भी इन्वाइट किया था। तो ये दिखाता है कि यूएई के साथ हम अपने रिलेशन कितने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त गए हुए हैं टू इनॉग्रेट ए ग्रैंड हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी, जो स्वामीनारायण सेक्ट ने बनाया है, ओके। और लैंड इसके लिए डोनेट किया है खुद शेख साहब ने। मीट द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल नीड ऑफ यूएई's लार्ज हिंदू कम्युनिटी, हमने देख लिया ऑलमोस्ट 35 लाख लोग यहाँ रहते हैं, सब हिंदू नहीं होंगे ऑफकोर्स, पर 35 लाख इंडियंस यहाँ रहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको काफी चीजें बताई थी कि हमारे जो इंडियंस हैं दे आर द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन यूएई, मोस्टली इन रियल स्टेट सेक्टर, राइट। और सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी यूके है, बट वो यूके से भी जो अधिकतर लोग हैं वो इंडियन ओरिजिन के ही लोग हैं, ठीक है। वी इंडियन जस्ट लव दुबई। 3.5 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी इन यूएई, और यहाँ पर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है प्राइम मिनिस्टर के लिए, अहलन यानी कि वेलकम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे एट 11th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो दुबई में हो रहा है। अब ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट क्या है, देखिए आप कह सकते हो कि इट इज जस्ट ए काउंटर पार्ट, ओके, या सिमिलर टू ये दुबई वर्जन ऑफ डेवोस। डेवोस पे जो मीटिंग होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, बस उसी का दुबई वर्जन है, ठीक है। एनुअली होती है ये कॉन्फ्रेंस भी। इस बार थीम रखी गई है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज, तो यहाँ पर हमने इनके साथ लॉन्च किया जाएगा एक भारत मार्ट, जहां पर करीब 800 से ज्यादा शोरूम्स होंगे जो इंडिया के एमएसएमई प्रोडक्ट्स को शो करेंगे। तो ये कोशिश है एक कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडियन एमएसएमई से उनको एक बूस्ट मिलेगा, प्रोवाइडिंग देम द रिटेल वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज इन दुबई जेबल अली फ्री जोन एरिया। अब जेबल अली यहाँ का एक फेमस पोर्ट है, और ये मैंने आपको आईएमईसी कॉरिडोर का जो मेन सेशन दिया था, ठीक है, वो सबके लिए ओपन नहीं था एक्चुअली। उसमें भी मैंने आपके साथ सारे पोर्ट डिस्कस किए थे जो इस लोकेशन में आते हैं, क्योंकि ये पोर्ट आपको प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे।
इंडिया यूएई के बीच सीपा भी हुआ है, हमने ये सब देखा है उस सेशन में, ठीक है। इंडिया ट्रेड यूएई के साथ ग्रो हुआ है अप टू 85 बिलियन, ठीक है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है यूएई हमारा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीपा एंड भारत मार्ट हैज द पोटेंशियल टू प्रोवाइड a strong impetus to export of India's manufactured goods, even as the initial steps to start trading in national currencies promise to reduce transaction। ओके, दिरहम एंड रुपी, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने वहां डिस्कस किया था। सीपा वाला पॉइंट भी हमने वहां डिस्कस किया। सिर्फ भारत मार्ट वाला पॉइंट है जो एक न्यू पॉइंट है, जो आपको अपने नोट्स में वहां ऐड करना है। अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं तो उसमें ये भारत मार्ट वाला प्रमोट पॉइंट ऐड कर लेना, जो लेटेस्ट हैपनिंग्स है उनमें। और इसका गोल यही रहेगा कि हमारे जो एमएसएमई सेक्टर्स के एक्सपोर्ट्स हैं उनको एक बूस्ट मिलेगा इसके थ्रू। राइट, आईआईटी दिल्ली ने अपना एक कैंपस खोला है यहाँ पर अबू धाबी में, ये भी हम बात कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है फ्रॉम यूएई ऑल्सो, ये भी हमारा फोर्थ हाईएस्ट सोर्स बन चुका है एफडीआई का। 14 ईयर्स की हमने इनके साथ डील भी साइन की है टू परचेज दी एलएनजी, ओके, फ्रॉम अबू धाबी नेशनल ऑयल। ये पॉइंट भी इसमें न्यू है, मैंने वहां पर नहीं बताया ये पॉइंट, इसको भी ऐड कर लेना। ओके, दीज टू पॉइंट्स अपने नोट्स में ऐड कर लेना, अगर आपने उस लेक्चर के नोट्स बनाए हैं हैंड रिटन, तो नहीं बनाए हैं तो वो आपको लास्ट में रियलाइज होगा जब आप मीन्स लिखेंगे। नाउ रीजनल इशू, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, अटैक्स बाय हाउथीज ऑन शिपिंग रेड सी, फिर हमें हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको लॉन्ग रूट लेके जाना पड़ रहा है थ्रू साउथ अफ्रीका, लॉन्गर शिपिंग टाइम्स, हाई फ्राइट कॉस्ट एंड पॉसिबल हाइक इन ऑयल प्राइसेस। ठीक है, तो ये सब उसके हैं। यहाँ से दो हमें न्यू पॉइंट्स मिलते हैं जो आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे। वाई इंडिया नीड डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन। नो सी, तीन तरीके होते हैं किसी देश को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कीजिए, वहां से सरप्लस जनरेट कीजिए, जो सरप्लस आया उसको इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कीजिए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाइए, छोटे से बड़े लेवल पे जाएंगे इंडस्ट्रीज। फिर इंडस्ट्रीज के थ्रू आपकी जो इनकम होगी वो थोड़ी सी इंप्रूव होगी, उस इनकम को इन्वेस्ट कीजिए अपने एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में और सर्विस की तरफ चाहिए। ये वो रास्ता होता है जो दुनिया की लगभग हर डेवलप कंट्री ने लिया है, इंक्लूडिंग चाइना। इंडिया ने गलती कर दी कि इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस बाद एग्रीकल्चर में सीधे जंप कर गए सर्विस सेक्टर पे। क्यों? क्योंकि हमने फॉलो किया सोशलिस्ट मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, रशिया की 5 ईयर प्लानिंग से इंप्रेस होते हुए। लेकिन उससे क्या हुआ कि कंपटीशन नहीं आया मार्केट में, पब्लिक सेक्टर हर काम गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू होने लगा, करप्शन, लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज, इंस्पेक्शन, ओके, इसको हम कहते हैं फेमसली लाइसेंस, इंस्पेक्टर एंड कोटा राज। कोटा एलोकेट किया जाता था, आपको आपकी कंपनी साइकिल बनाना चाहती है ना, तो आपको इतनी ही साइकिल बनाने की परमिशन है। आपके पास भले मशीनरी है, मैन पावर है, सब कुछ है, लेकिन आप साल में 200 से ज्यादा साइकिल नहीं बनाओगे, बाकी टाइम आप खाली रखिए अपनी फैक्ट्री को। इस तरह की चीजें आपको कोटा दे दिया जाता था, जो आपको गुरु मूवी में भी दिखाया गया है। ये कपड़ा बनाना है, इतना कोटा एलोकेट किया गया आपकी कंपनी को, ताकि बाकी कपड़ा जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है वो दूसरी कंपनी बनाएगी, ताकि एक ही कंपनी पूरा मार्केट कैप्चर ना कर ले। इस तरह की सोशलिस्ट पॉलिसी हमने फॉलो की। उससे हुआ क्या कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाया ज्यादा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है इट इज जॉबलेस ग्रोथ। और फिर इसको ब्रेक किया हमने 1991 में आके, जब हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुए, आईएमएफ से हमने लोन लिया और उस लोन के थ्रू हमें काफी सारे रिफॉर्म्स लेने पड़े। हमने काफी सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेट करना शुरू कर दिया, हमने अपने रुपये को डिवैल्यू कर दिया, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ाया, प्राइवेट बैंक्स खुलना शुरू हो गए। 91 में नरसिम्हन कमेटी बनी, राइट, फर्स्ट नरसिम्हन कमेटी 91 में। उसने कहा प्राइवेट बैंक्स को आने दो, ये पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करो। और पता है हमारे यहाँ बैंक्स में उस टाइम सीआरआर और एसएलआर इट यूज टू बी एज हाई एज, दोनों को मिला के कर लोगे तो 60%, देखिए ये 15%, ये 45%। अब अगर आप अपने बैंकों से कहोगे कि अपने डिपॉजिट का 60% लॉक करके रख दो, तो 40% ही लोन में देने के लिए बचा, फिर इस 40% से क्या अचीव कर लेगा इकोनॉमी, राइट। तो ये सब रिड्यूस किए गए, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग रिड्यूस की गई, क्योंकि गवर्नमेंट के बैंक्स थे, अपने अपने रिश्तेदारों को, नेताओं ने पैसा दिलवा दिया और डिफॉल्ट करवा देते थे, ठीक है, नुकसान हो गया बैंक का। तो वो सब चीजें ब्रेक करने के लिए प्राइवेटाइजेशन को एक बूस्ट किया गया यहाँ से, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे आ गए? अब हुआ ये कि 1991 जब हम ये रिफॉर्म कर रहे थे, तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी थी कंप्यूटर एज, ठीक, तो सर्विस सेक्टर पे ज्यादा फोकस चला गया, ठीक, और 2000 तक आते आते इंडिया बन गया वर्ल्ड की बीपीओ कैपिटल, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ओके, बीपीओ वगैरह में जॉब बहुत ज्यादा, लोग सर्विस सेक्टर की तरफ ज्यादा जाने लगे। और इस पूरे प्रोसेस में ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियल फेज था वो हम स्किप कर गए, उतना मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हम नहीं कर पाए जितना करना था। लेकिन जब ये स्किप कर रहे थे तब हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी।
अब सर्विस सेक्टर की एक लिमिट होती है कि एक हद से ज्यादा पॉपुलेशन वो एक्सेप्ट एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, एक हद से ज्यादा जॉब्स नहीं दे पाएगा सर्विस सेक्टर। बट इंडस्ट्रीज थी जो दे सकती थी, क्योंकि चाइना में जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, 40-40 हजार लोग काम करते हैं इनकी फैक्ट्री में, राइट। तो उस टाइप का मैसिव एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट नहीं कर पाए। अब रघुराम राजन जी जो हमारे बैंक के पहले आरबीआई गवर्नर रहे हैं, उन्होंने किताब लिखी है कि इंडिया को ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली स्टेप छोड़िए, अब नहीं कर पाओगे, आप कोशिश कीजिए हाई एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सर्विस सेक्टर। ठीक है, ये इनका रघुराम राजन राजन ने अपनी किताब में कहा है। तो उसी को काउंटर करते हुए इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। ये जो भी हैं, ये मैं नहीं जानता इन्हें। ओके, किताब का नाम है Breaking the Mold, Reimagining India's Economic Future. Okay, he said that bet your money not on manufacturing-led growth, but on high-scale and service-driven growth. अब देखिए, ये बात कर रहे हैं हाई स्किल और सर्विस ड्रिवन। अब हाई स्किल के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। बिना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हमारे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किए बिना हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं कर पाएंगे कुछ भी, राइट। ये सबसे बड़ा इश्यू है इंडिया का। जब तक इस पे वर्क नहीं करेंगे, अब एजुकेशन पे वर्क करना ऐसा तो नहीं है कि 4 मंथ का काम है सुधार दिया, नॉट पॉसिबल। इसलिए आईआईटीज को कहते हैं कि आईआईटीज एक आइलैंड बन गए हैं, बस एक्सीलेंस का आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस विद इन पॉवर्टी। ये चारों तरफ जो इंस्टीट्यूट हैं सब बेकार है, सिर्फ आईआईटी से आपको एक हाई टेक क्वालिफाइड इंजीनियर्स मिल जाते हैं। ओके, इशू आपको समझ में आया होगा आई थिंक। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज नाउ इन रिट्रीट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टेट लेड इकोनॉमिक इंटरवेंशंस आर बैक ऑन द मेन्यू एवरीवेयर। सभी कंट्रीज प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो करना शुरू कर रही हैं वापस से। तो ग्लोबलाइजेशन थोड़ा सा बैक बर्नर पे चला गया। India's growth momentum has sustained post COVID recovery. The fruits of the high growth were shared by a small minority. तो इंडिया में जो भी ग्रोथ हुई है उसकी उसका फायदा बहुत ही कम लोगों को मिला है। Common people struggle to cope with even high food prices. एम्प्लॉयमेंट हमेशा से स्टैग्नेंट रहा है, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ अभी स्टैग्नेंट है इसी दौरान, नहीं। ये 91 से पहले भी स्टैग्नेंट रहा, फिर 91 के बाद हमने जब रिफॉर्म किए तो कुछ साल 8-10 साल रिकवर होने में लग गए। बट सबसे अच्छा फेज आया जब लोगों के पास वाकई में जॉब्स बहुत मिली। वो ड्रीम रन था 2003 टू 2008, जिनको लोग कहते हैं मोनी बाबा। व्हाट फैंटास्टिक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आए, उसके बाद चीजें डाउनहिल चली गई और 2011 से दुनिया भर के स्पॉन्सर्ड आंदोलन होने लगे कि ये गवर्नमेंट करप्ट है, दिस एंड दैट। और उसने इस इंसान को इतना मजबूर कर दिया कि उसके बाद पूरा पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। बट एक चीज थी कि उसके बाद भी ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर जो ओपनली एक्सेप्ट करते थे कि इतना करप्शन हो रहा है कि अपने लोगों के बीच जाने में शर्म आती है। ये इनके एग्जैक्ट स्टेटमेंट थे। इंडिया ने सबसे अच्छा अगर कोई फेज देखा है ना पॉलिटिक्स में, तो वो 2003 से 8 जब प्रेसिडेंट थे डॉक्टर कलाम जैसे जो एक विजन रखते थे देश के लिए, एक थे मनमोहन सिंह जैसे जो वो दिमाग रखते थे इकोनॉमी का कैसे ले जाना है। जब तक ये दोनों टॉप पे थे तब तक चीजें बहुत अच्छे से चली है। गलती सिर्फ एक हुई कांग्रेस से कि प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम को आपने दूसरा टेन्योर नहीं दिया, ये एक गलती हुई थी उनसे। ओके, कांग्रेस से क्या, वो सभी से हुई थी, किसी ने भी उनके नाम को आगे प्रपोज नहीं किया जबकि उनको मिलना चाहिए था। क्योंकि दो एक ऐसा प्रेसिडेंट, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया की डेमोक्रेसी को संभाल रहे थे तब चीजें काफी अच्छी चल रही थी। एनीवे, आई डोंट वांट टू गो इनटू द पॉलिटिक्स नाउ। एनीवे, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, क्रोनिक डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखिए, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइक आप वो काम करो ना करो, आपकी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे एक फार्म लैंड है, उस पर 3 मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर 2 करेंगे, एक चला भी जाएगा ना तो भी इसकी प्रोडक्टिविटी जो थी या जो इससे आउटपुट था वो उतना ही रहेगा, ठीक है। इसे कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जिस काम को 2 लोग कर सकते हैं उसको जबरदस्ती 3 से 4 लोग कर रहे हैं क्योंकि सबको अपनी जिंदगी चलानी है। इसे कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट करके अगर आप पकौड़ा तल रहे हो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। डिलीवरी बॉय बनना वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, राइट। उसे कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी आप अपने पोटेंशियल से नीचे काम कर रहे हो। चलिए, तो अब इसको काउंटर करते हैं कि सर्विस सेक्टर ये चीज नहीं कर पाएगा इंडिया के लिए। इसका रीजन क्या है? पहला है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ सर्विस लेड ग्रोथ इज पुअर। पुअर इसलिए कि सर्विस सेक्टर एक लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, वो हद से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता। ऐसा कोई सर्विस सेक्टर नहीं है जो एक ही फैक्ट्री में 40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दे, नॉट पॉसिबल। वियतनाम में एक अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री है, वो 40,000 लोग वहां पे काम करते हैं।
चाइना में ऐसी कई फैक्ट्रीज है जहाँ हेडफोन बन रहा है, 10-10 हज़ार लोग एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं, राइट? इस तरह की चीजें हैं वहाँ। It could not absorb the labor who will exit the agriculture in the same way that manufacturing would have. This is first point कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को ही प्रमोट करने की जरूरत है अभी भी। सेकंड, सर्विस सेक्टर रिक्वायर्ड ए हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स दैट इंडिया कुड नॉट एडिक्वेटली सप्लाई। हम लोग बात कर रहे हैं ना कब से सेमीकंडक्टर वगैरह फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप करने की, लेकिन उतनी स्किल्ड वर्कफोर्स ही नहीं है हमारे पास, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ही वाज एम्फसाइजिंग। सेकंड इज कि सर्विस सेक्टर इनइक्वालिटी लाता है। अब ये 10,000 40,000 लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सबको वेज इक्वल मिल रहा है, राइट? लेकिन सर्विस सेक्टर में जैसे आप एक्सपीरियंस 10,000 15,000 20,000 से जॉब शुरू होती है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते थोड़े आप मैनेजर लेवल पहुंचोगे 50,000 की, फिर और 1 लाख 2 लाख ऐसे, वो थोड़ी इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। इनइक्वालिटी फ्रॉम सर्विसेज ड्रिवन ग्रोथ इज मच हायर देन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ। दिस इज थर्ड पॉइंट। फिर अब ये तीनों पॉइंट हो गए फर्स्ट के अंदर में। सेकंड, अर्ली इन्वेस्टमेंट इन द हायर एजुकेशन कंट्रीब्यूटेड टू नियर अबैंडनमेंट ऑफ मास स्कूल एजुकेशन। सी हमने शुरू से ही 50s एंड 60s में हमने क्या ओपन कर दिए, आईआईटीज कर दिए, हमने एम्स कर दिए, तो हमने फोकस शिफ्ट कर दिया अपना हायर एजुकेशन पे। लेकिन जो मास एजुकेशन था, मैंने आपको के कामराज जी का एग्जांपल दिया था तमिलनाडु का, 10 साल में उन्होंने अपनी जो यहाँ पर लिटरेसी रेट था उसको ट्रिपल कर दिया था, कि ऐसे लीडर थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से गलती ये हुई कि हमने वर्ल्ड में कॉम्पीट करने के लिए आईआईटी एम्स जैसी चीजें तो बना दी, लेकिन मास एजुकेशन पे ध्यान देना भूल गए हम लोग। और शायद एक रीजन पावर्टी भी था उसका, क्योंकि विलेज जहां पर पावर्टी इस लेवल की थी कि लोगों के खाने की चीजें मुश्किल थी। 1966 तक हम लोग खाने से भी तो स्ट्रगल कर रहे थे ना। 1966 में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च क्यों किया? क्योंकि हमारे फूड शॉर्टेज हो रही थी। जो देश फूड भी इंपोर्ट कर रहा हो, उस विलेज में अगर आप स्कूल बना के लोगों से कहो कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, डू यू थिंक इट्स गोना वर्क? ओके, इसीलिए शहरों में हायर एजुकेशन खोलने पे गवर्नमेंट ने ज्यादा ध्यान दिया उस वक्त, तो मास एजुकेशन नेग्लेक्ट हो गया। और उसी का रीजन था कि आज भी हमारे यहाँ गांव में सरकारी स्कूल की हालत कौन कौन से ज्यादा अच्छी है, राइट? हम लोग 4,000 करोड़ की मूर्तियां बना सकते हैं, हम मंगलयान चंद्रयान भेज सकते हैं, लेकिन हम अपने स्कूल एजुकेशन नहीं सुधार रहे हैं, और शायद अब सुधारना भी नहीं चाहती कोई गवर्नमेंट। ओके, तो अबेंडनमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब जब उन बच्चों का एजुकेशन नहीं है तो सर्विस सेक्टर में क्या काम करेंगे? वो मैन्युफैक्चरिंग में फिर भी काम कर लेंगे, आप स्किल सिखा देंगे कि ये हेडफोन इस तरीके से बनाना है, ये स्टेप है, वो कर लेगा, राइट? लेकिन अगर उसी को आप सर्विस सेक्टर में दिखाओगे सिखाओगे तो वो चीजें नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल वर डीपली अनइक्वल फ्रॉम द गेट गो। शुरू से ही ह्यूमन कैपिटल में हमने इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया। एंड इंडिया इज वर्ल्ड्स मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में सबसे ज्यादा अनइक्वल कंट्री है हमारी। और अगर आप इनकम में भी देखोगे ना, पर कैपिटा इनकम में, तो भी हम सेकंड रैंक पे आते हैं आफ्टर रशिया। थर्ड, the return of education differ across classes and social group. Now I always again and again I say कि आप जनरल कैटेगरी में कुछ ही को छोड़ दीजिए, आप दिव्या तंवर जैसे वो ठीक है, कुछ पीछे रह गए, बट मेजोरिटी इन जनरल कैटेगरी दे हैव गॉट एजुकेशन फॉर जनरेशन। देख आई टेक द एग्जांपल ऑफ श्रुति शर्मा मैडम, रैंक 1। उन्होंने कहा था कि मुझे सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, नाउ इट्स माय टाइम, माय टर्न दैट आई शुड गिव समथिंग टू द सोसाइटी। एंड उनके आईक्यू का लेवल अलग ही दिखता है, उनके इंटरव्यू सुनोगे वो अलग ही, उनके आंसर की क्वालिटी देखो अलग ही, ठीक है? उन्होंने खुद कहा हमारी मेरी दादी नानी सब एजुकेटेड रही हैं, दे वर ग्रेजुएट्स, ओके, मदर वाज पीएचडी होल्डर। तो उस चीज से एजुकेशन जब इंडिपेंडेंस का हमने शुरू भी किया ना, तो दे वर द फर्स्ट वन। फर्स्ट हमारी फीमेल ग्रेजुएट कौन थी? आई थिंक इट्स रूपा गांगुली, राइट? आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, बट सरनेम वाज गांगुली, राइट? उन्होंने कांग्रेस सेशन को एड्रेस भी किया था। तो वैसी बात है कि एजुकेशन की जो बेनिफिट्स रहे ना, वो क्लासेस, रिच एंड पुअर एंड सोशल ग्रुप्स, जनरल एंड बैकवर्ड एंड दलित, इन सब में ये जो रिटर्न थे एजुकेशन के डिफर करते हैं, राइट? तो सर्विस सेक्टर से इनइक्वालिटी को और ज्यादा बढ़ा देगा अगर हम अपना पूरा फोकस सर्विस की तरफ शिफ्ट कर देंगे फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। हायर एजुकेशन इज नॉट एज inaccessible as it was earlier, but differential quality of schooling feeds into the labor market outcome. अब हायर एजुकेशन एक्सेस करना कोई मुश्किल नहीं है, जगह जगह कॉलेज आप कर लीजिए, लेकिन बात आती है क्वालिटी की। कुछ जगहों पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सिर्फ नाम के ही हैं, आपको सिर्फ नाम की डिग्री दे रहे हैं, बट वो आपको कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके? और वो चीज फिर आपकी लेबर मार्केट में क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है। The majority of these students reap poor returns on their investment in education. कई बच्चे 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी उनको जॉब ऐसी मिलती है कि 5 लाख रुपए रिकवर करने में भी आपको अगले 4 साल लग जाने हैं जितना आपने ग्रेजुएशन में खर्च किया है। इतने पुअर रिटर्न है।
हायर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट में इन मोस्ट ऑफ आवर कॉलेजेस। द पुअर क्वालिटी ऑफ मोस्ट स्टेट रन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ओके, तो ये एक अलग ही न्यू फॉर्म की क्लास डिवाइड क्रिएट करता है, फिर वो रिच एंड पुअर वाली चीज और बढ़ती चली जाती है। The lack of mass education meant that an important cultural prerequisite for industrialization was missing. अगर मैन्युफैक्चरिंग में हम उस टाइम पर अच्छे से वर्क कर गए होते, इनकम में ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं होती, तो सभी ने अपने बच्चों को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दिया होता, और फिर आज सर्विस सेक्टर में हम लोग इस चीज के बेनिफिट देख रहे होते। Knowledge is the key to technological progress and growth in modern economies. A culture of growth also requires the revaluation of labor, प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमें लेबर को भी रीस्किल करते रहना होगा। इंडिया अंडर वैल्यूज द वोकेशनल स्किल नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए, इंडिया में वोकेशनल स्किल जो बच्चे, कुछ लोग 8th 10th क्लास का ड्रॉप आउट करके वोकेशनल एजुकेशन के लिए चले जाते हैं पॉलिटेक्निक्स वगैरह में, इसको सोसाइटी ज्यादा इज्जत से देखती नहीं है। उनको लगता है नहीं नहीं, ये तो ग्रेजुएट भी नहीं, ये तो कहीं वोकेशनल उसमें ट्रेनिंग वगैरह लेने चला गया था। ठीक है, आर्टिसनल नॉलेज, इवन पेंटर्स वगैरह आप देख लीजिए, ठीक है, दे डोंट एंजॉय एज मच सोशल रिस्पेक्ट एज स्कॉलेस्टिसिज्म और मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्शन। Increasing returns and efficiency come from innovation and its diffusion based on mass education and collective absorptive capacity. India needs deep industrialization, not just the service sector that has the power of changing the foundation of society. ओके, तो अच्छा आर्टिकल था, अच्छे पॉइंट्स भी थे। 17 लोकसभा। नाउ सी, बिल कितने पास हुए? 221। और स्क्रूटिनाइज कितने हुए? यानी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उसका काम है बिल को स्क्रूटिनाइज करना। कितने बिल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजे गए? हार्डली 16%। राइट। 15 लोकसभा देखिए, 16 देखिए। अब 15 जब यूपी सरकार थी, उसमें अधिकतर बिल भेजे जाते थे। ठीक है, जितने पास हुए ना उससे भी ज्यादा भेजे जाते थे कि अच्छे से स्क्रूटिनाइज हो जाएं, ताकि आगे चल के इसमें कमियां या लूप होल्स ना निकल के आए, या आगे चल के इसको लेकर प्रोटेस्ट ना हो। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई 16 लोकसभा में, जस्ट लुक एट कितने बिल्स भेजे गए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, बहुत कम। और 17 में तो और भी ज्यादा कम, 16% पे आ गए आप। राइट, तो ये अच्छी चीज नहीं है गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा कल्चर नहीं है कि बिल तुरंत, आपके पास मेजोरिटी है लोकसभा में, ठीक है, राज्यसभा में आप एक दो रीजनल पार्टीज की मदद लेकर पास करवा देते हो, बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है? प्रोटेस्ट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट बिल, ठीक है, जिसके अगेंस्ट ट्रक ड्राइवर्स ने वो किया था, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू आपने पास कर दिया उसको अपनी मेजोरिटी यूज करके। बट आपने अगर स्टैंडिंग कमेटी को भेजा होता तो वो अच्छे से सभी स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करके फिर उसमें बताती है आपको कि इसमें क्या चेंजेस की जरूरत है। बट आपने पास कर दिया, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, फिर आपने कहा कि ठीक है हम नहीं लागू करेंगे इस चीज को। Alright, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सिटिंग डेज कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन पर है सिंस 91, जब से हमने रिफॉर्म किया था ना तब से डिक्लाइन पे, कॉन्स्टेंट डिक्लाइन। राइट, और इस साल तो कुछ ज्यादा ही, जस्ट 1354 डेज 5 साल में। ठीक है, बहुत पुअर अटेंडेंस रही है। उसी तरह यूसेज ऑफ वेरियस पार्लियामेंट्री टूल्स पर लोकसभा, सी ऑल दिस एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन। एक तो इस ये इतनी बुरी तरीके से डिक्लाइन होने का कि एडजर्नमेंट मोशन देखिए कितनी बार यूज होता था, और यहाँ पे सारे मोशन ऑलमोस्ट जीरो के करीब आ गए। यानी कि आप हाउस में ये सारे टूल्स जो दिए गए, एडजर्नमेंट, कॉलिंग अटेंशन, ये इनका गोल क्या है? इनका गोल है टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, यानी कि गवर्नमेंट, टू हेल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल बाय द पार्लियामेंट या हाउस। ठीक है, बट ये चीज नहीं यूज हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट की मनमानी ज्यादा हो रही है। इसके कई रीजन है। एक उसका रीजन स्पीकर एंड चेयरमैन का बायस्ड होना भी है। ओके, इनका बायस्ड होना भी है। ठीक है, उसके बाद कई बार आप जब देखो उनको सस्पेंड कर देते हो, वो कोई भी इशू रेज करते हैं तो ये सारे रीजंस हैं कि जो सबसे बड़ा गोल होता है एक हाउस का, टू हेल्ड द एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल, वो गोल ही मीट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज टाइम स्पेंट ऑन डिस्कसिंग द बजट। आजकल बजट को सीरियसली कोई भी नहीं लेता, इनफैक्ट खुद गवर्नमेंट भी। यहां से देखिए, 10th लोकसभा तक ठीक था, 13th लोकसभा से देखिए बहुत कम डिस्कशन के ही बजट पास हो जाता है। राइट, यहाँ पे राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर वगैरह का है, ये सब बिल्स अलग से भी डिस्कस करने पड़ेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे कुछ पॉइंट्स उठाएंगे हम।
सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स दे आर नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये दोनों चीज मैंने आपको प्रीलिम्स के रिवीजन सीरीज के लेक्चर नंबर 1 में करवा दी थी। ओके, वहां पे हमने देखा था कि कैसे स्टेट सेंटर और फिर हमारा एनटीसीए वगैरह इन सबके पास क्या क्या अथॉरिटी होती है, वो सब हमने वहां पे जाना था। पीपल इनसाइड सेंचुरीज कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल देयर राइट्स अनलेस प्रोहिबिटेड, बट दे डोंट बट नॉट इन नेशनल पार्क। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके पास कुछ राइट होते हैं बट नेशनल पार्क में नहीं होते। सो दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट हमने गोदावरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को भी समझा था। ठीक है, इसमें कोर्ट ने कहा था कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ, उनके रिकग्नाइज नहीं किए गए उनके ट्रेडिशनल राइट, जो कि अब रेक्टिफाई करने की जरूरत है। दिस वाज द सेकंड पॉइंट। कोर्ट ने कहा था कि ये लोग सदियों से वहां रह रहे हैं, तो ये ट्राइबल्स उन फॉरेस्ट में, बट इनके लैंड राइट्स नहीं दिए गए इनको आज तक, तो इसको करेक्ट कीजिए। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ये कहा, 2006 में गवर्नमेंट लेकर आई फॉरेस्ट राइट एक्ट टू टू अंडू दिस हिस्टोरिकल जस्टिस। यहाँ पे आपको ट्राइबल्स को राइट्स दिए जा रहे थे। हालांकि इसमें रिजेक्शन रेट भी बहुत हाई है, बट एटलीस्ट एक्ट तो कहता है कि चलिए आपको लैंड राइट दिए जाएंगे अगर आप वहां पर पिछली 3 जनरेशन से रह रहे हो। फॉरेस्ट राइट एक्ट रिक्वायर्स एंड ऑथराइजेज द ग्राम सभा टू डिटरमिन एंड रिकग्नाइज फॉरेस्ट राइट एक्ट। ओके, यहाँ पर पावर ग्राम सभा को दी गई। ठीक है, कि आप रिकग्नाइज करेंगे फॉरेस्ट राइट, आप डिटरमिन करेंगे एंड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी विद इन देयर कस्टमरी एंड ट्रेडिशनल बाउंड्रीज इंक्लूडिंग इनसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। ओके, अर्लियर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, लेकिन अब दे दी गई ग्राम सभा को। नाउ हाउ दिस बोथ ऑफ दीस आर कंपेयर। नाउ ये पॉइंट आप अपने प्रीलिम्स के जरूर मार्क कर लीजिएगा। एफआरए ओवरराइड दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अगर कहीं दो प्रोविजन में कंफ्लिक्ट आता है तो यहां पर एफआरए ओवरराइड कर जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को। ऑल प्रोविजंस इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दैट कॉन्ट्रवीन प्रोविजंस इन द एफआरए आर नल एंड void. As a result, when notifying a protected area under Wildlife Protection Act, the government needs to determine rights under FRA, okay, and acquire the consent of Gram Sabha. Right? Government specifically incorporated these requirements in 2000 Amendment Act via notification of Tiger Reserve. Similarly, FRA violation in case of scheduled tribe are also crime under 2016 Amendment टू दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइट एक्ट 1989। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है, स्पेशली दिस वन, और ये ट्रेडिशनल बुक में आपको मिलता नहीं है। नेक्स्ट है टू मेनी आईआईटीज लीड टू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्वालिटी प्रॉब्लम्स। नाउ हमने 1950s 60s में 5 आईआईटीज के साथ शुरू किया। ठीक है, आई थिंक लास्ट खुला था 1961 में आईआईटी दिल्ली। उसके बाद आई थिंक हमने 1990 में जाके आई थिंक 91 के आसपास, ठीक है, हमने 6th आईआईटी खोला। उसके बाद से अब तक 17 आईआईटीज और खुल चुके हैं। तो एक चीज तो आप श्योरली सोच सकते हो दैट क्वालिटी में डेटोरिएशन आएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई। इवन ड्यूरिंग माय डेज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी इन 2007, ओके, आई क्लियर द एग्जाम बट माय रैंक वाज नॉट गुड। ओके, सो उतनी अच्छी ब्रांच मिल नहीं सकती थी, सो आई ऑप्टेड टू गो फॉर एनआईटीज। ऑलराइट, देन आई वेंट टू एनआईटी भोपाल, बट उस टाइम हमारे टाइम पर टिल 2007 हार्डली देयर वाज 7 आईआईटीज। ओके, बहुत कम सीटें होती थी, लेकिन अब आपके पास 23 आईआईटीज हैं। नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ गई यहाँ पे। बट उस टाइम 2007 तक आईआईटी में जाने का जो चार्म होता था वो एक अलग ही होता, वो अलग ही वैल्यू बढ़ जाती थी आपकी कि आप आईआईटी पहुंचे हो। बट आज आईआईटी में आपको कई बार बच्चे मिल जाते हैं, आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में ही मिल जाएंगे बच्चे, ठीक है, आईआईटी से पढ़े, बट वो बात नहीं रहेगी। उसके बाद 2007 में यहाँ पर ओबीसी रिजर्वेशन भी लागू कर दिया गया 27%। उससे भी थोड़ा सा क्वालिटी में फर्क आया, और उसका सबसे बेकार जो आउटकम दिखाई दिया, इट वॉज नॉट अबाउट रिजर्वेशन बट मोस्टली अबाउट कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए आईआईटी से। ड्रॉप आउट क्या हो जाता है इस पेन में, ड्रॉप आउट रेट काफी इंक्रीज हो गए थे ना। आपने की जो आईआईटीज खोले ना, तो इसमें से कई बार आपने बहुत ही बैकवर्ड एरिया में खोली, लाइक हिमाचल प्रदेश में मंडी में खोला गया। ठीक, अब वहां पर क्या है कि उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला। पहले अर्बन एरियाज में खोला जाता था, एलिट्स पे ध्यान दिया जाता था। आपने बैकवर्ड एरिया में खोला, वो गलत नहीं है, लेकिन उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, फैसिलिटीज नहीं दी, और उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला कि जो वर्ल्ड क्लास फैकल्टी हो सकती थी, जो रिसर्चर्स हो सकते थे, वो नहीं आ रहे हैं उतने अच्छे अब। ठीक है, उतनी अच्छी रिसर्च फैकल्टीज नहीं आती हैं आईआईटीज में।
ओके, तो उसका सीधा आउटकम फिर बच्चे की लर्निंग पे पड़ता है। दूसरा, पहले आईआईटीज में जब फैकल्टीज आती थी ना, उनको भी अच्छा लगता था बिकॉज उतने अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते थे, ठीक है, बेस्ट ब्रेन आते थे आईआईटीज में, क्योंकि सीटें कम थी, सिर्फ जो बेस्ट होगा वही पहुंचता था, तो फैकल्टीज रिसर्चर्स को भी उन बच्चों के साथ काम करना अच्छा लगता था। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ आईआईटीज बढ़ते गए, क्वालिटी डेटोरेट होती रह गई, तो ये प्रोफेसर फैकल्टीज इन लोगों ने भी थोड़ा सा उस ऑक्यूपेशन को सीरियसली लेना बंद कर दिया, राइट। तो यही है कि एक अनरियलिस्टिक एक्सपेंशन कर दिया गया है और सीधे सीधे क्वालिटी पे इम्पैक्ट हुआ है इसका। ऑलराइट, तो अब देखते हैं इस आर्टिकल को। यहाँ पर कहना है कि देर इज नीड टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ आईआईटीज। IITs, the crown jewel of Indian higher education, they were world renowned for quality of their graduates and academic programs. They do reasonably well in global ranking, at least top 200 में तो आ ही जाते हैं. IT system has expanded beyond its capacity to maintain its high standard. आप कैपेसिटी बढ़ाते जाओगे तो स्टैंडर्ड्स नीचे जाते जाएंगे, and is in danger of sinking into mediocrity. UGC to permit select IITs under institution of eminence category to set up campuses abroad could further weaken already stretched institution. अब आप अब्रॉड में भी इनके कैंपस खोलने की बात कर रहे हो, तो फिर इनके जो रिसोर्सेज हैं वो और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएंगे, तो फिर अगेन क्वालिटी आपकी फिर से डेटोरिएट होगी। बल्कि आपको क्वालिटी और स्टैंडर्ड वो मेंटेन करना चाहिए कि फॉरेन से बच्चे खुद आएंगे पढ़ने, ये ना कि आपको कैंपस खोलना पड़े फॉरेन में। ओरिजिनली 5 IITs खोले गए 50s एंड 60s में, ऑब्वियसली इंडिया थैंक मिस्टर पंडित नेहरू फॉर दिस विजन। 4 हैड फॉरेन कोलैबोरेटर्स। अब देखिए हमने खोले भी थे ना, तो फॉरेन कोलैबोरेटर्स था, इसलिए मैं कहता हूँ कि नैम पॉलिसी बहुत जरूरी थी। हमें सभी से मदद लेनी थी, हमें यूएसए से भी मदद लेनी थी, हमें सोवियत से भी मदद लेनी थी। जस्ट लुक एट दिस ईयर, देखिए आईआईटी बॉम्बे सोवियत यूनियन की मदद से खोला गया, आईआईटी मैड्रास जर्मनी के साथ, आईआईटी कानपुर यूनाइटेड स्टेट्स, आईआईटी दिल्ली यूके। आपको 3 स्टील प्लांट याद है? अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं आपको पता होगा, भिलाई स्टील प्लांट एंड अदर्स, ठीक है। उनमें भी फॉरेन कोलैबोरेटर ही थे, कहीं पे सोवियत था, कहीं पे यूके था, कहीं पे फ्रांस भी था, राइट। तो हमने हर तरफ से इनकी मदद ली है थैंक्स टू नैम। हमने साइड लिया ही नहीं किसी देश का, राइट। तो इसलिए पंडित नेहरू, चाहे आप किसी को भी देख लेना, ठीक है, मॉक इंटरव्यू देखिएगा कहीं पे, जब उनसे पूछा जाता है आप अभी तक सबसे अच्छा प्रधानमंत्री किसको मानते हैं, लोग ना इंदिरा जी का नाम लेंगे, ना नरसिम्हा राव का, ना मोदी जी का, लोग पंडित नेहरू ही कहते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि उनको पता है कि आज इंडिया जो भी ग्लोबल लेवल पे अचीव कर रहा है उसमें पंडित नेहरू के विजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने साइड नहीं लिया किसी का, उन्होंने कहा नहीं, नॉन अलाइंड रहेंगे हम। नाउ करेंटली दे 5 IIT से शुरू हुआ था, आज 23 IITs हैं, ठीक है। आईआईटी दिल्ली लास्ट सेटअप हुआ 1961 में, उसके बाद 34 इयर्स लगे, 1994 में जाके हमने 6th आईआईटी खोला गुवाहाटी में, ठीक? तो इतनी लेट जाकर हमने उसमें एक्सपेंशन किया, बट सिंस 94 हमने 17 आईआईटीज खोल दिए, इंक्लूडिंग सेवरल। सेवरल को तो हमने नए सिरे से बनाया भी नहीं, हमने अपग्रेड कर दिया एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को ही, जो एनआईटी वगैरह हुआ करते थे उन्हीं को आईआईटी का स्टेटस दे दिया। Funded generously by the central government, the IITs focus exclusively on technology and engineering. पहले ये सिर्फ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग पे फोकस करते थे, अब इन्होंने ह्यूमैनिटीज के डोमेन में भी आ गए, ठीक है। Later added the humanities and social science, but these programs were modest until 2020 national education policy emphasized that IIT should focus more on holistic and multidisciplinary education. लाइक किसी को इंजीनियरिंग करने के साथ साथ हिस्ट्री पढ़ने में भी इंटरेस्ट है तो उसको वो भी मौका दीजिए ह्यूमैनिटीज पढ़ने का। But most of the IITs now suffer from severe shortage of professors. जैसे आईआईटी धनबाद, फैकल्टीज ही नहीं मिल रही हैं, और खासकर बैकवर्ड एरियाज में खोलने की वजह से हुआ है कि वहां फैकल्टी जाने को तैयार भी नहीं है। आईआईटीज आर नॉट यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज का काम होता है रेंज ऑफ डिसिप्लिन ऑफर करना, ठीक है। तो इन्हें आप यूनिवर्सिटी की तरह कंसिडर मत कीजिए कि आप ये भी ऑप्शन दीजिए बच्चों को, वो भी दीजिए। The IITs were self-consciously elite institution aiming at the highest international academic standards. देन ड्रॉप आउट रेट की बात करें आईआईटीज का, तो ये अब थोड़ा कम होना शुरू हुआ है आफ्टर 2015-16, 2.25% से 0.68, लेकिन आईआईटीज में सुसाइड के केसेस भी उतने ही आ रहे हैं। सबसे बड़ा पहले इनके लिए रीजन था हाई क्वालिटी फैकल्टी, देखिए, जहां पर अधिकतर के पास डॉक्टरेट हुआ करती थी फ्रॉम मोस्ट रिस्पेक्टेड वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज। टॉप क्वालिटी प्रोफेसर आते थे आईआईटीज में पढ़ाने, ठीक है। सुब्रमण्यम स्वामी, कल मैंने इनकी बात की थी आपसे, ये उन्होंने भी पढ़ाया है। बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, उस क्वालिटी के स्टूडेंट्स आते थे कि उनको उनके साथ पढ़ने में पढ़ाने में मजा आता था। वाइल सैलरीज इंटरनेशनल मार्केट के कंपैरिजन में नहीं कर सकती थी, बट फिर भी लिविंग कंडीशन जो होती थी कैंपस में वो ठीक थी, कंफर्टेबल थी।
Now, the IITs could not attract a sufficient number of young faculty to fill the vacancies. Many were lured to universities and industry in other countries. Government dramatically expanded the number of IITs, spreading them around the country, even located in smaller towns like Mandi, Himachal Pradesh, Palakkad, Kerala, Dharwad, Karnataka. The, uh, the top quality faculty to staff all the new institutions, especially those in Mofussil location. ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है जिसको फैकल्टी से खुद भी कहा है कि नहीं यार हम वहां नहीं जाना चाहते. Another area is lack of correlation between the local needs and IIT. अब लोकल एरिया की नीड क्या है और आईआईटी की नीड क्या है, क्योंकि देखिए एक अगर किसी एक कम्युनिटी को एक एरिया में दिखता है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खुल रहा है, ये कुछ ऐसी वर्क करेगा इस तरीके से कि यहाँ पर हमें फायदा होगा, बट वो चीज नहीं देखने को मिल रही है उतनी ज्यादा. लोकल नीड ऐसी है ही नहीं जो आपके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो. जैसे किसी भी एक एकेडमिक एनक्लेव बन के रह गए विद लिटिल कनेक्शन टू देयर रीजन. See here. Similarly, there are few community outreach program. इनकी कोई community outreach program नहीं है. Example हमें गोवा में देखने को मिलता है जहाँ पे local group resist कर रहे हैं locating new IIT in their region for whatever reason. ठीक, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी और वहाँ की उस एरिया की जो लोकल नीड है वो किसी तरीके से रिलेट हो सके. एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम हो उनका उन इंस्टीट्यूशंस का, ऐसा कुछ डेवलप नहीं कर पाए हो. Perhaps 10 to 12 real IITs located near major cities. अब ये कह रहे हैं कि फोकस हमें करना चाहिए 10 से 12 IITs पर जो कि मेजर सिटीज पर ही रहे, जो कि प्रैक्टिकल हो इंडिया के लिए. Some of the newly established institution can be renamed and provided with sufficient resources to produce high quality graduates and good research. Okay, ताकि IIT जो एक ब्रांड है उसका नाम खराब ना हो. इनको वापस से आप NIT में कन्वर्ट कर दीजिए या स्टेट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर उनको कहिए कि आप फंड रिसर्च वगैरह पे फोकस कीजिए, अपनी क्वालिटी इंप्रूव कीजिए पहले, फिर आईआईटी का स्टेटस डिमांड करना. A more limited IIT system need to be funded at world-class level and staffed by world-class faculties. A recent decision to liberalize the recruitment rules to attract more foreign faculty. ठीक है, एग्जाम्पल वज्र स्कीम. ठीक है, वो हम ये इसलिए लाएं. Okay, attract more foreign faculty is a good step. IITs need to pay attention to internationalization, collaboration with best global universities and hiring foreign faculties. Perhaps the visiting scholars would yield excellent result and further build the IIT's international brand. The IITs need robust policies to attract international students, and of course adequate and sustained funding is mandatory both from government as well as from philanthropy. देखिए philanthropy यानी कि जो एलमनी है वहाँ के, बट फॉरेन में ये जो होते हैं ना जो आगे चल के बहुत बड़े बन जाते हैं, ये लोग अपनी यूनिवर्सिटी में फंडिंग बहुत देते हैं कि आप रिसर्च इंप्रूव कीजिए, ताकि वो हमारे भी नाम के साथ जुड़ा हुआ है ना कि ये फलाना इंस्टीट्यूट के हैं और उसमें देखिए उसका नाम कितना इंस्टीट्यूट का. तो ये लोग फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज बहुत करते हैं. पर हमारे यहाँ के जो आईआईटी से ग्रेजुएट होकर जाते हैं, रिच बन जाते हैं वर्ल्ड में, वो कभी कोई डोनेशन नहीं देते. ये हमेशा क्रिटिसाइज किया गया है इंडिया में. राइट, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने एक मैगजीन ने एक आर्टिकल लिखा था, आर्मी ने जो टॉर्चर किया था कुछ लोगों को. तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उसने ऑर्डर किया है मैगजीन को टू टेक डाउन द स्टोरी इट पब्लिश ऑन द सब्जेक्ट ऑफ आर्मी अरेस्ट, टॉर्चर एंड मर्डर ऑफ सिविलियन इन रेस्टिव जम्मू. यहाँ पर ये वही है इंडिया EFTA जिसकी हमने बात की थी. India's generic drug industry has over the years made affordable version of expensive drugs and become a large global supply itself. India pharma industry third largest in the world with annual turnover of 3.4 lakh crore. अगर ये साइन हो जाती है ना तो उसमें बेडाक्लिन, हमने एक दवाई का नाम देखा जो टीबी के लिए यूज होती है, ये अवेलेबल नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि इस पे पेटेंट राइट है उनके पास. पेटेंट होते क्या है? पेटेंट गिव द एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट टू द इन्वेस्टर और whoever files the patent for 20 years. ठीक है, ये अनअफोर्डेबल कर देगा इन दवाइयों को. Under the international accepted provision of compulsory licensing, Indian laws allow drug makers to reverse engineer and sell generic version or a copycat version of the drug only after 3 years it being patented in India. यहाँ पे देखिए एक गवर्नर हुआ करते, सॉरी हमारे एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, आर वेंकटरमन. ठीक है, प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग 87-92. ये भी बहुत क्रिटिसाइज करते थे इस चीज को कि यार ये जो गवर्नर और प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है ना सेशन में, इसको हटा दो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, क्योंकि अभी ये तमिलनाडु गवर्नर का जो इशू हमने डिस्कस किया था कल, इनका कहना है ये एक मीनिंगलेस फॉर्मेलिटी है, इट शुड बी डिलीटेड थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. क्योंकि यहाँ पर सारे व्यूज गवर्नमेंट के जो होते हैं वही रीड करने पड़ते हैं गवर्नर को. तो गवर्नर और प्रेसिडेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है, दे जस्ट बिकम ए माउथ पीस ऑफ द गवर्नमेंट. तो ऑब्वियसली इसको डिलीट करना भी चाहिए. ये किसानों पर पुलिस यूज ड्रोन्स टू ड्रॉप टीयर गैस शेल ऑन प्रोटेस्टर्स.
ड्रोन के यूज काफी देख लिया हमने, एग्रीकल्चर में, हाउदी रेबल्स में, और ऊपर से यहाँ पे इंडिया यूएई रिलेशन ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम, नथिंग न्यू, सब कुछ हो चुका है इसमें डिस्कस। अब यहाँ पर देखिए 23 बॉयज टॉप जेई मेन एग्जाम विद 100%। नो ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि इस बच्चे ने टॉप किया है, ऋषि शेखर शुक्ला। एज देखिए इसकी 16 ईयर्स। और गवर्नमेंट ने अभी जो रिसेंटली कोचिंग के अगेंस्ट गाइडलाइन दी उसमें क्या कहा है, 16 साल से कम एज के बच्चों को आप कोचिंग में नहीं एडमिशन देंगे। वो 16 साल में एग्जाम क्लियर कर रहा है जेई का, आप कोचिंग में एडमिशन नहीं दोगे तो फिर या तो स्कूल की क्वालिटी सुधार लो कि बच्चा स्कूल में पढ़ के ही एग्जाम क्लियर कर ले। राइट, हमने कोचिंग की गाइडलाइंस को डिस्कस भी किया था ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टोल्ड टू मॉनिटर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस फॉर दी फॉरेनर्स एम्ड एट प्रिवेंटिंग द पॉसिबल कमर्शियल डीलिंग्स इन ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। देखिए कमर्शियली अलाउड नहीं है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हमारे यहाँ। आप रिलेटिव हो, फैमिली मेंबर हो तो आप कर सकते हो, जैसे लालू जी की बेटी ने उनको किडनी दी आई थिंक, ठीक है। बट ये फॉरेन नेशनल इस तरह की चीजें कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हेल्थ मिनिस्टर सेड द फॉरेन नेशनल्स वर कमिंग टू इंडिया फॉर वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इवन इलीगली भी कर रहे हैं ये, और ये सब रेगुलेट होता है थ्रू ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट 1994 that these rules be disseminated to all embassies and missions of foreign countries। इस एक्ट को और इवन पूरा पूरा ट्रांसप्लांटेशन का जो जितने भी इश्यूज न्यूज में रहे इन सबको हम प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में सेपरेटली भी कवर करेंगे, ठीक है, एक सेपरेट मॉडल इसी पे करेंगे। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, इनके लिए कुछ गाइडलाइंस आई हैं बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं। सेटिंग अप कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एट द रीजनल कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन, ठीक, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि रिवाइज गाइडलाइंस कह रही हैं अलाउड ए सिंगल इंस्टीट्यूशन टू सेटअप मैक्सिमम ऑफ 6 स्टेशन इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, ठीक, मैक्सिमम ऑफ 6 स्टेशन ही सेटअप कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग टाइम फॉर द स्टेशन फ्रॉम 7 मिनट टू 12 मिनट पर आवर, आपको इंक्रीज कर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट का टाइम, और इसकी प्राइस भी आपने बढ़ा दी है। रेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम 52 रुपीज फॉर 10 सेकेंड एडवर्टाइजमेंट टू 74 रुपीज फॉर 10 सेकेंड एडवर्टाइजमेंट। तो ये गाइडलाइंस हैं कुछ, अगेन आपके एग्जाम में ऐसी कोई काम नहीं आएंगी ज्यादा। आर्मीनिया अजरबैजान में अभी भी थोड़ी थोड़ी तनातनी चली रही है, इसमें बस आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो नगोर्नो काराबक्श रीजन जो कि लास्ट ईयर प्रीलिम्स में पूछा गया आपको, ठीक है, और इस बार अगर कुछ पूछा जाएगा तो लचिन कॉरिडोर, कि लचिन कॉरिडोर भी अगर आपसे पूछा जाए तो वो इन दोनों के बीच का ही इशू था। श्रीलंका ने अपने ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट को अमेंड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका यूज करके ये लोग स्टिफल कर रहे थे डिसेंट एंड हार्मिंग द पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ कंट्रीज डिजिटल इकोनॉमी। पाकिस्तान की पार्टीज ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की है। नवाज शरीफ अपने भाई को प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं और बेटी को पंजाब प्रोविंस की चीफ मिनिस्टर बनवा रहे हैं। ओके, तो नेपोटिज्म से हमारे ही नहीं है, हर जगह है। इथियोपिया मैसेकर्ड एट लीस्ट 45 सिविलियंस, कहां पर, अम्हारा स्टेट, ठीक है, इथियोपिया में, याद रखना। और इथियोपिया का इशू मैंने आपको बताया भी था प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज, अगर आपने देखी हो तो, इथियोपिया एंड सोमालीलैंड। सोमालीलैंड सोमालिया से ही अलग होकर बनना चाह रहा है, लेकिन वर्ल्ड में किसने इसको अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया है। तो इथियोपिया ने कहा कि ठीक है, आप मुझे अपने एक पोर्ट का एक्सेस दे दीजिए, क्योंकि वो लैंडलॉक्ड है इथियोपिया, और रिटर्न में इथियोपिया इसको रिकग्निशन देगा। तो सोमालिया ने फिर इसको वार्न किया था इथियोपिया को कि आप अगर इस तरह की तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ये सब हम प्रीलिम्स में देख चुके हैं, ये सब छोड़िए, दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, तो ये मैं आपको प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में कराऊंगा, क्योंकि मुझे पहले आपको ये क्रोमोसोम पूरी तरीके से समझाना होगा। अभी हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पर। ओके, यूएस सेनेट ओके यूक्रेन एड बिल। नाउ सी, प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उनका कहना था हम यूक्रेन को भी मदद कर सकते हैं, इसराइल को भी कर सकते हैं, ताइवान को भी कर सकते हैं, जबकि जो मेजोरिटी इनके लेजिस्लेचर में है वो कह रहे थे, इनकी पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, वो कह रहे थे कि हम यूक्रेन से हटके अब इसराइल पे फोकस करना चाहिए। नो सी, रिमेंबर, पहले एक चीज समझिए, एक तरफ है इनका, जैसे हमारी राज्यसभा है अपर हाउस, इस तरह इनका अपर हाउस है जिसको कहते हैं सेनेट। इनका जो लोअर हाउस है हमारे लोकसभा की तरह उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। नाउ मिस्टर बाइडेन कम फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी, टू पार्टी सिस्टम में डेमोक्रेटिक वर्सेस रिपब्लिकन, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। नाउ दिस डेमोक्रेटिक पार्टी होल्ड मेजोरिटी इन सेनेट, तो यहां से बिल पास इजीली हो जाता है बाइडेन के।
वो बिल फंसते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, क्योंकि यहाँ पे रिपब्लिकन्स के पास मेजोरिटी है। रिपब्लिकन यानी जहां से मिस्टर ट्रंप इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। ठीक है? अब प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे 2020 के इलेक्शंस थे, ठीक है, तो उस टाइम पर आपने सपोज अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजोरिटी ले भी लेते डेमोक्रेट्स, तो यहाँ पर हाउस के इलेक्शन हर 2 साल में होते हैं। तो 2022 में दोबारा इलेक्शन हुए, ठीक है, अब 2024 में दोबारा होंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ साथ। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं अमेरिका में हर 4 साल में, एवरी 4 ईयर, जबकि इनके यहाँ पार्लियामेंट्री हाउस के इलेक्शन होते हैं हर 2 साल में। तो कई बार इस सिचुएशन बन जाती है कि प्रेसिडेंट जिस पार्टी से आ रहे हैं उस पार्टी की मेजोरिटी नहीं रह गई है लोअर हाउस में, और बिल स्टक हो जाते हैं इनके। तो वही हाल यहां पर है। इस वक्त हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजोरिटी रख रही है रिपब्लिकन पार्टी, और डेमोक्रेटिक पार्टी की मेजोरिटी है सेनेट में, जहां से बाइडेन आते हैं, ठीक है, जिस पार्टी से। तो इनके बिल सेनेट से पास हो जाते हैं, बट यहां पे फंस जाएंगे। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हुआ है। और एड भी कितना अनाउंस किया है यूएसए ने, $95 बिलियन, बहुत होता है। डेमोक्रेटिक लेड यूएस सेनेट, ठीक है, इस यहाँ से पास हो गया बिल, एड पैकेज फॉर यूक्रेन, इजराइल एज वेल एज ताइवान। बट अनसर्टेन है कि ये पास हो पाएगा लोअर हाउस से, जो कि रिपब्लिकन्स कंट्रोल कर रहे हैं। बोथ हाउसेस ऑफ कांग्रेस मस्ट अप्रूव द लेजिस्लेशन बिफोर बाइडेन कैन साइन इट इनटू ए लॉ। $61 बिलियन दिए जाएंगे यूक्रेन को, $14 बिलियन दिए जाएंगे इसराइल को, बाकी के दिए जाएंगे ताइवान को। अब गाजा में लोग अधिकतर राफा में रह रहे थे, ये बच्चे जो भी माइग्रेट होके गए थे सब, ठीक। अब राफा पे भी अटैक करने जा रहा है इसराइल, तो साउथ अफ्रीका फिर से यूएन के कोर्ट में जा रहा है कि ये तो सीधे सीधे अब हमास की तो बात ही नहीं रह गई है, बट आप तो यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हो जनता को। चाइना कीप बिल्डिंग स्टेडियम इन अफ्रीका। चाइना बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, सिर्फ स्टेडियम ही नहीं, काफी काफी चीजें बिल्ड कर रहा है, ठीक है। जैसे हाईवे टू रेलवे, पोर्ट, प्रेसिडेंशियल पैलेसेस एंड इवन द हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन एक्सचेंज फॉर डिप्लोमेटिक क्लाउड और एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज। और ये सारी चीज इसलिए करता है कि एक डिप्लोमेटिक क्लाउड बने, ताकि उसको वहां के नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेस करने में इजी हो, ठीक है। लास्ट ईयर इसी से क्वेश्चन पूछा गया था कि कोबाल्ट के सबसे ज्यादा हमें रिजर्व कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो मिलते थे कॉन्गो में, राइट। और चाइना इसको बहुत माइन करता है यहाँ से, और उसके बाद ले जाता है अपने चाइना में, वहां पे जाके इनकी प्रोसेसिंग करता है और फिर वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है। इसलिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इस पे अगेन पूरा का पूरा एक लेक्चर बना के दिया है मैंने, और हमने भी एक लिस्ट निकाली थी 30 एलिमेंट्स की, और मैंने आपसे कहा था कि इन 30 एलिमेंट्स को एक बार देख लेना अच्छे से, क्योंकि यूपीएससी ने पहले से क्वेश्चन पूछे हैं कि इनमें से कौन सा माइनर मिनरल है, तो वो आपसे इनमें से कौन सा रेयर अर्थ एलिमेंट है ये भी पूछ सकता है। ओके, तो इस लेक्चर को वहां से तैयार कर लेना। बट अगेन चाइना के साथ जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला लोकल करप्शन, कि यहाँ के नेताओं को पैसा खिला देता है और अपने काम कर लेता है, ठीक है। क्रिटिक्स हैव आल्सो वैल्यूड द वैल्यू, आल्सो क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ बिग बजट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कि ये जरूरत है क्या वाकई अफ्रीका को स्टेडियम वगैरह की। एमएसपी इशू, यहाँ पे गवर्नमेंट ने उस टाइम जब वो हुआ था ना प्रॉब्लम, फार्मर प्रोटेस्ट, तो उसमें इसने ये बनाया था कि एक कमेटी बनाएंगे जो सारे इशू को स्टडी करेगी, और इस कमेटी ने अपने सामने 3 इश्यूज रखे थे। फर्स्ट, कि हम लोग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, क्यों, ताकि इनपुट कॉस्ट कम हो सके, तो जब वो सेल होगी तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके। अगर इनपुट कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी तो फिर आप कितनी भी एमएसपी बढ़ा लो, प्रॉफिट मार्जिन तो कम ही हो जाएगा ना। और दूसरा इन्होंने कहा था कि हम क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने की तरफ ध्यान देंगे इन व्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने की कोशिश होगी। तीसरा, एमएसपी को और ज्यादा इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, कि किस बेसिस पर हम फिक्स कर रहे हैं इसको, राइट। ये 3 इश्यूज इस कमेटी ने अपने सामने रखे थे, जिसमें 26 मेंबर थे, एंड कमिटी वाज हेडेड बाय संजय अग्रवाल, जो कि सेक्रेटरी है गवर्नमेंट के। और उसमें कुछ मेंबर थे फ्रॉम किसान, संयुक्त किसान मोर्चा भी, जो कि एक अम्ब्रेला बॉडी थी सभी किसानों की। हालांकि अब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें ये संयुक्त किसान मोर्चा ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक। ये प्रोटेस्ट हो रहा है किसान मजदूर मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, बट नॉन पॉलिटिकल। ये एक फैक्शन है इसी का, जो पुराना वाला था ना एसकेएम, उसी का एक फैक्शन है एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, ओके, सपोर्टेड बाय किसान मजदूर मोर्चा, जिसने अब प्रोटेस्ट करना शुरू किया है। गवर्नमेंट ने अपने 3 फार्म लॉ विड्रॉ कर लिए थे उस टाइम प्रोटेस्ट के बाद, ठीक है। और ये 3 इश्यूज थे जिसपे कमिटी, लेकिन दिक्कत ये, गवर्नमेंट ने इस कमेटी के सामने कोई डेडलाइन सेटअप नहीं की थी। गवर्नमेंट ने कोई डेडलाइन नहीं दी थी कि आपको इस डेडलाइन तक सबमिट करनी है अपनी रिपोर्ट, और इसी वजह से अभी तक इस कमेटी ने अपनी कोई रिपोर्ट दी ही नहीं है इन 3 इश्यूज पर। ट्रंप
ट्रंप ने नाटो को लेके कहा ना कि मैं रशिया से कहूंगा तुम्हें जो करना है कर लो, अगर ये लोग पैसे नहीं दे रहे हैं मुझे तो मैं कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा इनको। नाटो बना कब? 1949 में बना, टू काउंटर द सोवियत यूनियन। ओके, पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस था। 31 मेंबर्स आते हैं इसमें। लेटेस्ट मेंबर है फिनलैंड। जर्मनी को खासकर एक्यूज करता है कि आपकी जीडीपी बहुत अच्छी है, आपकी इकोनॉमी अच्छी ग्रो रही है, बट आप पे नहीं कर रहे हो अपने डिफेंस के लिए, और आप वॉशिंगटन से उम्मीद करते हो, अमेरिका से, कि आप हमें प्रोटेक्ट कर लेना। तो इन्होंने एक रैली में कह दिया, आई वुड एनकरेज रशिया टू डू वट एवर द हेल दे वॉन्ट। नाटो मेंबर ने कमिट तो किया था कि हम सभी 2% अपनी जीडीपी का स्पेंड करेंगे एवरी ईयर ऑन डिफेंस, बट उन्होंने मीट नहीं किया है। और आर्टिकल 5 क्या कहता है? इट ऑफ द फाउंडिंग ट्रीटी, इट डिक्लेयर्ड that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all. Article 5 stops short of a commitment to an automatic military response to help ally under attack. ठीक है, आर्टिकल 5 ये तो कहता है कि अगर एक पर अटैक हुआ तो सब पे माना जाएगा, बट ये बात नहीं कहता है कि बाकी के मेंबर्स तुरंत मदद के लिए आएंगे। ओके, तो इसी को ट्रंप ने, इसी लूपहोल को बोला कि बाय सजेस्टिंग दैट ही वुड नॉट टेक मिलिट्री एक्शन टू डिफेंड एन एलाई, Trump undermined the assumption that gave Article 5 its power. ओके, कल हमने हैप्स प्रोटोटाइप की बात की थी। ये एक तरह का सोलार पैनल से ही चलने वाला पूरा एक ड्रोन है। अब देखिए, इसका हम लोग यूज इसलिए करना चाहते हैं कि ये फंक्शन कर सकता है काफी चीजों के लिए, जैसे सर्विलेंस वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये सोलार पैनल से चल रहा है तो ये लॉन्ग आवर्स तक ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, फॉर लॉन्ग आवर्स, क्योंकि अगर बैटरी से चल रहा होता सिर्फ अकेले बैटरी से, तो लॉन्ग आवर्स तक नहीं फंक्शन कर पाता, कुछ आवर तक ही चल पाता। ये कई कई दिन तक फंक्शन कर पाएगा। राइट, तो अभी तक इसके, ये कोई न्यू नहीं है, बट अभी तक इसकी टेक्नोलॉजी को मास्टर नहीं किया गया है। उसके वेरियस रीजन है। सबसे पहले बैंगलोर बेस्ड नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है जिसने सक्सेसफुल करके दिखाया है इस प्रोटोटाइप को, न्यू जनरेशन अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इट कैन फ्लाई एट अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर। फर्स्ट थिंग, 20 किलोमीटर की हाइट पे फ्लाई कर सकता है। एंटायरली सोलर पावर से चल सकता है। इट कैन रिमेन इन एयर फॉर मंथ्स। ओके, फॉर मंथ्स, नॉट जस्ट आवर्स। इसको हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल भी कहते हैं और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल भी कहते हैं। इसकी यूटिलिटी सर्विलेंस के लिए हो सकती है, मॉनिटरिंग के लिए हो सकती है, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह के लिए हो सकती है। जैसे फ्लड्स आए हुए हैं तो आजकल हमारे सीएम बैठ के चल देते हैं जेट में, हम ऊपर से देखेंगे। ठीक है, तो वो चीज इसके थ्रू हो सकती है। बट ये टेक्नोलॉजी स्टिल अंडर डेवलपमेंट है अभी। इससे पहले करके दिखाया था एक जैफर जैफर एयरबस ने बनाया था इसको। ये 64 डेज तक फ्लो हुआ था। ओके, अभी हमने जो टेस्ट किया है उसमें 8.5 आवर्स तक ये हवा में रहा। कोशिश की जा रही है कि अगली बार इसको 24 घंटे तक फ्लाई किया जाएगा, और बाय 27 हम ऐसा प्रोटोटाइप बना पाएंगे जो 90 डेज तक फ्लो कर सकता है। ओके, लगातार। नीड क्या है? देखिए, ये वो सारे काम करके देगा हमें जो अभी यूएवी और सैटेलाइट्स करके देती हैं, सर्विलेंस हो चाहे कुछ हो। ठीक है, इनको हम इसलिए भी यूज कर सकते हैं, इंटरनेट वगैरह का पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। यूएवीज और सैटेलाइट जो काम करती हैं वो सारे कर पाएगा। जो बैटरी पावर्ड होते हैं यूएवीज अभी, वो ज्यादा देर हवा में नहीं रह सकते। ठीक है, कुछ ही घंटे काम कर सकते हैं, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं कर सकते वो। In addition, they fly relatively at low height because of which their vision is restricted. Like अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो आपका विजन एक लिमिट तक देख सकता है, लेकिन अगर आप और हाइट पे जाके देखेंगे तो आपका विजन और ज्यादा दूर तक देख सकता है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट रहेगा इसका। सैटेलाइट कैन ऑब्जर्व मच बिगर एरियाज बिकॉज दे आर इन लियो अर्थ ऑर्बिट, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, सैटेलाइट्स, अब आप कहोगे कि ड्रोन नहीं, तो सैटेलाइट तो कर रही है वो काम, सैटेलाइट कर रही है। ठीक है, वो और भी बड़े एरिया को कर सकती हैं, लेकिन वो सैटेलाइट अधिकतर होती हैं लियो में। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में। और लियो अर्थ ऑर्बिट में होने का मतलब है कि वो सैटेलाइट कंटिन्यूअसली मूविंग स्टेज में होंगी, तो एक ही जगह पर फोकस नहीं कर सकती। देन यू विल से कि तो फिर हम लियो की जगह जियो स्टेशनरी वाले सैटेलाइट यूज कर सकते हैं, लेकिन उनकी हाइट होती है 36,000 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। ओके, वो कॉन्स्टेंटली एक एरिया को ऑब्जर्व कर सकती हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होती हैं, और इनको अगर हमें दोबारा यूज करना है तो हम इनको रीपर्पज या रीओरिएंट नहीं कर सकते। एक बार वो लॉन्च हो गई, वो अपना काम करती रहेगी, उसके बाद उसकी शेल लाइफ खत्म हो जाएगी। बट इनको हम लॉन्च भी कर सकते हैं और इनको वापस से लाकर दूसरे पर्पस के लिए यूज भी कर सकते हैं। Okay, तो HAPS is meant to overcome all these shortcomings. Okay, these are stratospheric vehicle, stratosphere आपको पता ही है। ठीक है, about 20 किलोमीटर, they move very slowly. ये जो हैप्स होंगे ये बहुत स्लो मूव करेंगे, जस्ट 80 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। Okay, that means the object on the ground pretty much don't move for that.
तो कंटिन्यूअसली उस पर फोकस कर सकती हैं और रेजोल्यूशन भी अच्छा देंगी आपको, एज लो एज 5 मीटर तक का रेजोल्यूशन दे सकती हैं। और अगर आप सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, इतनी एरिया पे, तो ये आपको और अच्छा रेजोल्यूशन देंगी 15 सेंटीमीटर तक का। HAPS. HAPS vehicle work like just geostationary satellite but with added flexibility. They can easily be redeployed over another location or it can be re-equipped with different payload. तो ये बेनिफिट है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के ऊपर इनका। नेक्स्ट इज द प्राइमरी चैलेंज। चैलेंज क्या है इसमें? चैलेंज इज टू जनरेट इनफ सोलर पावर टू कीप द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग, द पेलोड ऑपरेटिंग एंड द बैटरीज चार्जिंग एट नाइट। There are design related challenges also. Extremely light होना चाहिए to minimize the power requirement and stable भी रह सके। The region between 17 to 23 किलोमीटर above the earth is climatologically conducive for the flight. क्यों? क्योंकि यहाँ पर wind speed कम होती है। They are ideal for lightweight aircraft to remain stable. Okay? हमें हल्का बनाना है ताकि पावर कम यूज करे, लेकिन अगर ज्यादा हल्का बना देंगे तो हवा में इधर उधर होता रहेगा। तो ऐसा ऐसे रीजन में हमें उसको सेटल करना होगा जहाँ पे हवा का फ्लो स्लो रहे। फेवरेबल फॉर ऑब्जर्वेशन एंड सर्विलेंस एक्टिविटीज। अब दूसरी बात है कि टेम्परेचर, तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं हमें पता है कि हमारा जो टेम्परेचर, जैसे हम ऊपर जाएंगे स्ट्रेटोस्फीयर में, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है, टेम्परेचर एट दैट हाइट कैन ड्रॉप टू -50 सेल्सियस और लोअर। अब ज्यादा नीचे अगर टेम्परेचर चला जाएगा ना तो भी वो वर्क नहीं कर पाएगा, हमें उसको थोड़ा सा वार्म रखना जरूरी रहता है। ओके, तो वेट लिमिटेशन से हमारे पास सोलर सेल बैटरीज की जरूरत और ज्यादा है और वो भी एफिशिएंट होनी चाहिए। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी इन प्रोपोर्शन टू वेट। ठीक है, तो हमें बैटरी चाहिए जो एफिशिएंट हो, जो सोलर पावर जो जनरेट हो रही है उसको स्टोर कर सके, लेकिन एफिशिएंट होने के साथ साथ इसका वेट भी कम होना चाहिए। तो जितनी एनर्जी ये स्टोर कर सकता है एज कंपेयर टू इट्स वेट, उसी को कहते हैं हम एनर्जी डेंसिटी। अर्ली स्टार्ट एडवांटेज, तो यस, हैप्स इज अनदर टेक्नोलॉजी एरिया वेयर इट इज एंटरिंग रेस एट रिलेटिवली अर्ली स्टेज। ठीक है, इंडिया इसमें जल्दी ज्वाइन कर रहा है इस रेस को, बट हमें कैपेसिटी बिल्डिंग, अर्ली अडॉप्शन, कंट्रोल ओवर पेटेंट्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड स्पिन ऑफ चैलेंजेस, तो ये सब बेनिफिट हमें मिलेंगे एज अर्ली स्टार्टर। फॉर एग्जाम्पल, नन ऑफ द एडवांस हैप्स इंक्लूडिंग वो जेफर वाला भी हैज फ्लोन इन ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेट स्ट्रीम फ्लो होती हैं, okay, which offers a much bigger challenge because of the presence of jet stream in the upper atmosphere. okay, इंडिया यूए की बात काफी हो चुकी है, हर चीज हमने लगभग उसकी जान ली है, अगर आपने वीडियो देखा होगा। ठीक है, लैंडफिल की बात है तो इस पे लैंडफिल से रिलेटेड ना फायर इंसिडेंट्स बहुत होते हैं। इस पे मैं आपको सेपरेटली मेंस 450 में इसके साथ इसका डिस्कशन करूंगा, मेंस के टाइम, अभी नहीं। ठीक है, मेंस में आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, यहाँ नहीं आएंगे प्रीलिम्स में कुछ भी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रेडीज द मैकेनिज्म टू मॉनिटर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ये हमने उसमें देख लिया था हिंदू में, और इसकी डिटेल हम लोग अलग से देखेंगे अपने प्रीलिम्स रिवीजन मॉड्यूल में। कैरल एग्री टू टॉक, ठीक है, कैरल और सेंटर ने आपस में बात करने की बात की, क्योंकि इन लोगों ने नेट बोरिंग पे जो सीलिंग लगाई है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी सही नहीं है, वो हमने उसको डिस्कस किया है पहले। दिल्ली और गल्फ रिलेशन की ही बात है यहाँ पर, तो वही सब बातें वापस आएंगी यूएई वाली। ठीक है, इट वॉज अनइमेजिनेबल 10 ईयर्स पहले, ठीक है, मोदी जी के आने से पहले ये इमेजिन करना ही मुश्किल था कि एक लार्ज हिंदू टेम्पल बन पाएगा यहाँ, वो भी एक डीपली इस्लामिक एंड कंजर्वेटिव अरेबियन पेनिनसुला में, वो भी विद स्टेट सपोर्ट। इसके कई रीजन है। पहला तो है डिप्लोमेटिक, कि हमने अपनी डिप्लोमेसी इसमें काफी इंप्लीमेंट की है। मोदी जी हैज ट्रेवल्ड 15 टाइम्स टू मिडिल ईस्ट। यूएई में 2015 में गए थे पहली बार, फर्स्ट बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिंस 1981। ये पॉइंट हमने वहां पे डिस्कस किया था मेंस 450 में। मोदी 7th विजिट टू यूएई, ये जो विजिट है इनकी 7th है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट मैटर करती है, सिर्फ बार बार जाना नहीं, क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट की कितने अच्छे से आप उनके साथ एंगेज कर रहे हो, एक पर्सनल कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो वहां के आमिर के साथ। गल्फ मोनार्च वैल्यू पर्सनल टाइज अ लॉट। सेकंड इज पॉलिटिकल डोमेन, पहले कोई हमने ज्यादा पॉलिटिकल एंगेजमेंट किया नहीं इनके साथ, ड्यू टू पाकिस्तान इशू एंड इजराइल पैलेस्टीन इशू। लेकिन गल्फ गल्फ काफी डिसअपॉइंट था इस बात से कि दिल्ली लैक द इंटरेस्ट इन ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। जब हमने आईटी यूट्यू ग्रुप सेटअप किया 22 में इजराइल, यूएस एंड यूएई के साथ, और उसके बाद आईएमईसी कॉरिडोर, तो दिस अंडरलाइन द रेडिकल रीओरिएंटेशन ऑफ इंडिया जियोपॉलिटिकल एंगेजमेंट। मुझे आईटी यूट्यूब पर आपको एक सेपरेट लेक्चर देना है 450 प्लस में, आई विल श्योरली गिव यू। ओके, आईएमईसी पे मैं आपको दे चुका हूं, बट वो सबके लिए ओपन नहीं था, अगर आप सब्सक्राइबर हो तो आपको मिल गया होगा। थर्ड, इंडिया पास्ट इम्प्रैक्टिकल अप्रोच, हमने रिलीजियस लेंस से देखा हमेशा मिडिल ईस्ट को, पाकिस्तान लेंस से देखा, बट अब हमने ये पाकिस्तान का ऑब्सेशन डिस्कार्ड कर दिया है बिल्कुल। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल बना है अबू धाबी में, ये एक न्यू ट्रेंड दिखाता है कि अब यहाँ पर इस रीजन में मिडिल ईस्ट में रिलीजियस टॉलरेंस बढ़ रहा है। ओके,
So it will dampen the rise of religious extremism across subcontinent and help restore the harmony. Fourth, the relationship moved from purely transactional to strategic in economic domain. Gulf emergence as major center of global capitalism. ठीक है, invest big in green energy, space, semiconductor, artificial intelligence. ITUT का यही गोल है ना कि critical technologies में हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना है. The expansion of counter-terrorism collaboration, ठीक है, between India and Saudi Arabia and UAE. The Gulf countries are trying to diversify their defense partnership amid the shifting regional politics. आगे चलते हैं, ये सब आर्टिकल्स काम के नहीं है. बैंक एंड फिनटेक्स पार्टनर टू टैप यंग इंडियन टूरिस्ट. अब इंडियन टूरिस्ट बाहर जाते हैं तो वैसी बात है कि इनके लिए अलग अलग ऑफर लेके आने की कोशिश करती हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज. ठीक है, दे हैव रिड्यूस द फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी, ऑलमोस्ट जीरो कर दी है कि आपको ट्रांजेक्शन करना है करेंसी में तो कर लो. ओके, रिलायंस पहली इंडियन कंपनी बनाया जिसने 20 लाख करोड़ का कैपिटल वैल्यूएशन टच किया है. द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस 20 लाख मार्केट कैपिटलाइजेशन. इंडिया ससेप्टेबल टू ट्रेड डिस्प्यूट विदाउट परमानेंट सॉल्यूशन टू फूड सिक्योरिटी. यही पॉइंट हमने शुरू में डिस्कस किया था इंडियन एक्सप्रेस में. इंडिया विल बी ससेप्टेबल टू ट्रेड डिस्प्यूट. चैलेंज होता रहेगा डब्ल्यूटीओ में इंडिया का, क्योंकि हम लोग पब्लिक स्टॉक होल्डिंग करते हैं. सॉल्यूशन ऑन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड ग्रेन एट 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है अबू धाबी में. जब तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन ना निकले तो पीस क्लॉज ही रहेगा अगर, तो वो चैलेंज होता रहेगा बार बार. ओके, एंड प्रोटेस्ट नेशनल कैपिटल में ऑलरेडी चल रहे हैं, सीकिंग ए लॉ टू गारंटी एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप. इसलिए इन लोगों ने एक डिमांड रखी है ना कि डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल जाओ. गिविंग आउट हायर फार्म सपोर्ट could land India into legal dispute at WTO on account of distorting global trade. Okay. The main reason why India is very keen on permanent solution is that some of the provisions in the peace clause are ambiguous. तो इस वजह से हमारा ये जो एमएसपी वगैरह है इसको चैलेंज होता रहता है बार बार इंटरनेशनल मार्केट में. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. बाकी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे अभी मुझे आपके साथ I2U2 डिस्कस करना है. ओके, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, ये सब डिस्कस करना है तो वो मैं आपके साथ कर दूंगा. एक्चुअली थोड़ा प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज भी चल रही है तो उसमें भी मुझे टाइम देना होता है. सो ऑन ऑल्टरनेट डे आई विल डू मेंस 450 प्लस. ओके, एंड ऑन अदर ऑल्टरनेट डे आई विल do the prelims revision series lecture. Okay, so that will make the preparation quite holistic. Okay, and newspaper आपका डेली आपको मिलता रहेगा. सो एक दिन हम लोग 450 प्लस करेंगे, एक दिन प्रीलिम्स के रिवीजन मॉड्यूल करेंगे और न्यूज़पेपर डेली चलेगा. ओके, सो ये आपके प्रिपरेशन को प्री और मेंस के साथ इंटीग्रेट करके एक होलिस्टिक प्रिपरेशन आपको प्रोवाइड करेगा. सो डू जॉइन दी मेंस 450 सीरीज इफ यू वांट. एंड अगर आप प्रीलिम्स रिवीजन हमारे साथ करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग.